हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट कुछ दिमाग में ठनका? जी हाँ, आज से कुछ महीनों पहले इन्होंने हमारे देश के एक बहुत बड़े कॉन्ग्लोमेरेट के ऊपर एक रिपोर्ट लिखी। उस रिपोर्ट के बाद उस कॉन्ग्लोमेरेट के शेयर्स बहुत तेजी से गिरने लग गए। इतने तेजी से गिरने के चक्कर में पैनिक मचा और उसके बाद एक बहुत बड़ा सिलसिला चालू हुआ। वेल, एज आई स्पीक टुडे, गौतम अडानी जी रिचेस्ट इंडियन बन चुके हैं, सरपासिंग मुकेश अंबानी। जी हाँ, और ये इसलिए हुआ बिकॉज लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ठीक कुछ दिन पहले आया, जिसमें कि ये क्लियरली बताया गया कि पहला, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हम वैलिड नहीं मानेंगे बिकॉज ये एक थर्ड पार्टी रिसोर्स है। इन्होंने जो एलिगेशंस लगाए वो शायद सही नहीं है। सेबी ने सही तरीके से अपनी पूरी रिसर्च करी है, अपने इन्वेस्टिगेशन करी है। ऑल्दो 2 इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बाकी हैं जिनको अगले 3 महीने में ये सबमिट कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्लीन चिट मिलने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स ऊपर भागे और गौतम अडानी जी रिचेस्ट इंसान बने। लेकिन सवाल ये उठता है कि टाइटल में तो हम बात कर रहे थे मोस्ट डेंजरस पर्सन ऑफ द स्टॉक मार्केट, और फिर हम हिंडनबर्ग रिपोर्ट की क्यों बात करें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट सबसे डेंजरस जगह है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अडानी ग्रुप के बाद हिंडनबर्ग ने एक और जगह पर रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट लिखी एक एंटरप्राइजेस के बारे में और एलिगेशन लगाया कि ये लोग एक पॉन्जी स्कीम चला रहे हैं। ये इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, उसी पैसे से डिविडेंड नाम पे दूसरे पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा देते, फिर नए इन्वेस्टर से पैसा लेते, पुराने इन्वेस्टर को पैसा देते और एक पॉन्जी स्कीम चला रहे हैं। और ये एलिगेशन लगा एक व्यक्ति के नाम पे जिसका नाम था कार्ल आइकेन। कार्ल आइकेन एट प्रेजेंट वन ऑफ द रिचेस्ट ट्रेडर्स कम इन्वेस्टर्स अलाइव है अमेरिका में, और इन्होंने एलिगेशन लगाया हिंडनबर्ग ने कि ये पॉन्जी चला रहे हैं, 15% का डिविडेंड दे रहे हैं, इनका नेट एसेट वैल्यू गिर रहा है, डेट बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं ये मार्जिन ट्रेडिंग के लिए जो लोन ले रहे हैं वो अपने शेयर्स के बिहाफ पे ले रहे हैं, पूरी तरीके से ब्लफ कर रहे हैं। क्या ये सही है कि गलत है ये तो नहीं पता, लेकिन तब से लेकर अभी तक इस कंपनी के शेयर 66% डाउन हो चुके हैं। लेकिन आज मैं जो आपको किस्सा सुनाने वाला हूं वो इसी शख्स के बारे में है जो कि है कार्ल आइकेन। ये वो शख्स है जिसको माना जाता है कि पूरे स्टॉक मार्केट में सब लोग इससे डर के रहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये शॉर्ट सेल करेगा। हमने जॉर्ज सोरोस के बारे में हमारे चैनल पे अक्सर बात करी है, जो शॉर्ट सेलर्स गिरा गिरा के खत्म कर देते हैं, लेकिन ये ऑन द कॉन्ट्ररी एक ऐसा ट्रेडर कम इन्वेस्टर है जो उठा उठा के पूरी मैनेजमेंट की तक तो काया पलट देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कार्ल आइकेन, उस व्यक्ति की जो बचपन में काफी ज्यादा गरीबी से निकले थे लेकिन इंस्पायर हो गए थे अपने एक रिच अंकल से। उन अंकल के पास ढेर सारे बंगले, गाड़ियां, ऐशो आराम की जिंदगी थी, और कहीं ना कहीं कार्ल आइकेन ने ये चीज बचपन में ही समझ ली कि पावर और पैसे के आगे पूरी दुनिया झुकती है, और कहीं ना कहीं उनको वही चीज चाहिए थी। लेकिन उनकी माता जी चाहती थी कि ये कार्ल आइकेन बड़े होकर एक डॉक्टर बने, और इसीलिए उनको मेडिकल स्कूल में भेजा गया था। लेकिन 2 साल मेडिकल स्कूल में जाने के बाद इनको समझ में आया कि यार मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जैसे हमारे देश में सभी बच्चों को भेज दिया जाता है, जा बेटा तू इंजीनियरिंग कर, आंख बंद करके इंजीनियरिंग, मतलब आप पत्थर फेंकोगे हर तीसरे घर पे आपको एक इंजीनियर मिलेगा, उसी तरीके से इंजीनियर या फिर कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस तरह के लोग मिलेंगे। उसी तरह जब मेडिकल का प्रचलन चल रहा था तो भेजा गया था, लेकिन फिर उन्होंने उसको छोड़ा, आर्मी ज्वाइन करी। आर्मी से उनको डिसिप्लिन का मैटर समझ में आया, रात को पोकर खेलते थे जिससे उनको गैम्बलिंग, कैलकुलेटिव रिस्क लेना सीखा, और उसके बाद वो बने वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स ऑफ आवर कंट्री। तो समझते हैं कार्ल आइकेन की पूरी कहानी डॉट टू डॉट, इससे हमें क्या सीखने मिलता है। बहुत दिलचस्प होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। सो कार्ल आइकेन पैदा हुए थे क्वींस नाम की एक जगह पे, और इनके पिताजी और माताजी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, यूजुअली आपने देखा होगा अगर माता पिता दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो जो बच्चा होता है वो काफी लोनली रहना प्रेफर करता है, और इसी चक्कर में उन्होंने किताबों के अंदर अपने आप को डुबा दिया था। जो किताबी कीड़ा हम जिस चीज को कहते हैं वो बन गए थे। ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि इतनी सारी किताब पढ़ रहे थे, नया नया नॉलेज ग्रहण कर रहे थे, तो अपने क्लास के टॉपर बन गए थे। और टॉप स्टूडेंट होने के चक्कर में इनको एक स्कॉलरशिप मिली थी जो कि उस समय की सबसे बढ़िया उनकी लोकेलिटी की प्राइवेट स्कूल की स्कॉलरशिप थी। यहाँ पर पूरी तरीके से इनकी पढ़ाई स्पॉन्सर थी। बड़े खुश थे कि अब मेरी जिंदगी बदलेगी। ये अपनी जिंदगी इसलिए बदलना चाहते थे क्योंकि घर पे तो गरीबी देखी थी, लेकिन इनके एक अंकल थे जो काफी ज्यादा रईस थे, जो बाद में इनके मेंटर भी बने। तो इनको लगता था कि यार जीना अगर अंकल जैसा है तो मेरे को उस तरह की अपब्रिंगिंग चाहिए। पब्लिक स्कूल में जाके ये चीज नहीं होगी, तो मेरे को अच्छा प्राइवेट स्कूल में जाना है। लेकिन
दुर्भाग्यवश इनके पिता माता ने मना कर दिया। अब आप सोच रहे हो यार घर वालों को तो खुश होना चाहिए, अच्छा स्कूल मिल रहा है, प्राइवेट स्कूल, वो भी स्कॉलरशिप पे। मना क्यों कर दिया? मना इसलिए कर दिया क्योंकि इनके घर वालों का ये मानना था कि अगर ये स्कूल में जाएगा तो ये बिगड़ी हुई औलाद बन जाएगा, स्पॉइल्ड ब्रैट बन जाएगा। हम नहीं चाहते ये अमीरों के साथ उठना बैठना अभी से शुरू कर दे, जमीन इसके पाँव इसके जमीन पे रहना चाहिए, और इसलिए घर वालों ने मना कर दिया और ये दुखी हो गए। दुखी होके कोई ऑप्शन नहीं था, पब्लिक स्कूल जाने लग गए, वहां पर पढ़ने लग गए। वहां पर एक दिन उन्होंने अपने टीचर्स के सामने कहा कि मैं एक दिन ना आईवी लीग कॉलेज जाऊंगा, मतलब जो टॉप बी स्कूल टाइप बोलते हैं ना, उसमें जाऊंगा, जिसपे उनके अध्यापक हंसे, टीचर हंसे, डिमोटिवेट किया। उन्होंने कहा आज तक हमारे स्कूल से कोई भी आईवी लीग कॉलेज नहीं जा पाया है, तुम कहां से जाओगे? लेकिन अब इनने दृढ़ निश्चय बना लिया था। कार्ल आइकन की एक खास बात यह थी कि जब भी वो नॉकडाउन होते थे, जब भी गिरते थे, तब वो अपने माइंड पे ये चीज मान के चलते थे कि कुछ भी हो जाए मुझे कोई नहीं गिरा सकता, मैं ऊपर जाऊंगा। एंड दैट इज वेयर उन्होंने डिसाइड किया कि भैया मैं प्रिंसटन में एडमिशन लेके रहूंगा। जी हाँ, और उस स्कूल के, जिस स्कूल में वो पढ़ रहे थे, इतिहास में पहले व्यक्ति ये जो निकले जो जाके प्रिंसटन में पढ़ पा रहे थे। प्रिंसटन में एडमिशन तो हो गया, लेकिन प्रिंसटन की फीस काफी ज्यादा थी। घर वालों से जब बात करी, घर वालों ने बोल दिया देखो तुम्हारी ट्यूशन फीस तो हम चलो दे देंगे किसी तरह मैनेज करके, लेकिन तुम्हारा खाना पीना रहना तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। जिसमें कि उन्होंने कहा पिताजी कहाँ से दूंगा, मैं तो स्टूडेंट हूँ। जिसमें उनके पिताजी ने कहा मैं तुमको बचपन से देख रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जितनी कैपेसिटी है तुमको भी नहीं पता है, मुझे पता है तुम एंड्स निकाल लोगे, ट्यूशन फी मैं देता हूँ, बाकी तुम निकालो। जिसके चक्कर में इन्हें रास्ता ढूंढना ही था। प्रिंसटन में जाके ये फिलॉसफी पढ़ने लग गए, जिसमें कि काफी अच्छे से इन्हें पीएचडी करी, और उस समय की हिस्टोरिकल उनको प्राइज भी मिला था उनके कॉलेज में, क्योंकि सबसे बढ़िया पीएचडी थेसिस उन्होंने सबमिट करी थी। लेकिन पैसे खर्चे कैसे निकाले अगर आप सोच रहे हो, तो भैया शाम को ये पोकर खेलते थे। जी हाँ, और पोकर में इनकी महारत इतनी ज्यादा हासिल हो गई, इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो गए कि ये ढेर सारा पैसा बनाने लग गए। जिसके चक्कर में इतना पैसा तो बनने लग गया कि खाना पीना और हल्का पुल्का सेविंग कॉलेज समय से शुरू होने लग गई थी। लेकिन इनकी एक खासियत थी कि ये हमेशा इंडिपेंडेंट सोचते थे, और जब ये कॉलेज से निकले उसके बाद इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भेड़ चाल में जाओ, नॉर्मल नौकरी करो जो सब लोग करना चाहते हैं, या टीचर बन जाओ, इतना बढ़िया थेसिस पेपर चला, ये गए अपने उसी रईस वाले अंकल के पास, और अंकल मेरे को सिखाओ यार पैसे कैसे बनाने हैं, ये चीज सिखाओ। जिसपे उनके अंकल ने कहा भैया एक जगह है जहां पर तुम जाओगे तो पैसा बनाओगे, और वो है शेयर बाजार। और उनके अंकल ने रेफरेंस लगा के उन्हें एक ब्रोकर में नौकरी लगवा दी। उस ब्रोकर में जाके ये पहली बार रूबरू हुए शेयर बाजार से, और कहीं ना कहीं ने रिजेम्बलेंस देखे कि यार पोकर जो हम खेलते हैं और ये शेयर बाजार कहीं ना कहीं सेम है। उस समय में एक अच्छी चीज ये चल रही थी कि उस समय पे बुल रन चल रहा था, ये 1960s की बात है। तो जो भी जहां पर पैसा लगा रहा था, जो भी शेयर पे पैसा लगा रहा था, वो 3-4 महीने में पैसा बन ही रहा था, बस 10-20-30%। बाय द वे कमेंट्स में बताइए क्या आपको लग रहा है अभी इस तरह की चीज को इंडियन मार्केट में भी चल रही है? अगर लग रहा है तो जरूर बताइएगा। अच्छा, और वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कीजिए। 15,000 लाइक्स अगर आते हैं और कमेंट्स में नेक्स्ट लिखते हो तो हम बहुत जल्दी अपना अगला वीडियो विद रिस्पेक्ट टू द सेम कंटेक्स्ट जल्दी लेके आएंगे। तो एनीवेज, तो बुल रन में इन्होंने करीब 12-15 हज़ार रुपए लगाए, और वो 12-15 हज़ार रुपए इनके बन गए 10 लाख रुपए। और इनको ये चीज समझ में आने लग गई कि बॉस अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। स्पेयर टाइम पे किताबें पढ़ रहे थे, 10 लाख रुपए बन गए, और ये पूरा 10 लाख अभी भी मार्केट में लगे पड़े। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हर कहानी इतनी स्मूथ नहीं होती, किसी भी लेजेंड की कहानी ऐसे नहीं होती कि बस अच्छा, उसमें बहुत बड़े हिकअप्स आते हैं, डाउनफॉल्स आते हैं। और सेम चीज 1962 में इनकी लाइफ में हुआ, जब मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया, और इतना बड़ा क्रैश आया और पूरा पैसा बाजार में लगा था, लेवरेज करके लगा था, जिसके चक्कर में इनका पूरा कैपिटल ब्लो अप हो गया, पूरा का पूरा कैपिटल ब्लो अप हो गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि डाउ इतिहास में 5.8% केवल एक दिन में गिरा था, जिसके चक्कर में इन्हें बाहरी नुकसान होने लग गया। और ये उस समय की बात कर रहा हूं, उस समय पे ज्यादा कोई टर्मिनल वर्मिनल नहीं रहता था। उस समय पे ऐसा नहीं रहता था कि ऑनलाइन जाके आप चेकआउट कर लो किधर पैसा बन रहा है, किधर पैसा घट रहा है। तो उसके चक्कर में दुर्भाग्यवश इनके पैसे का नुकसान बहुत ज्यादा होने लग गया। कार्ल आइकन डेस्परेट थे वापस उठने के लिए कि यार इस हार को मैं हार नहीं मानूंगा, इस चीज से मैं जरूर बाउंस बैक करूंगा। बाउंस बैक तो नहीं, मतलब गलत वर्ड हो गया, जो भी समझ लो, भावनाओं समझो, यू नो इफ यू नो। तो कार्ल आइकन ने बोला कि यार इस चीज से मैं जरूर निकलूंगा, और इसी चक्कर में उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि शेयर बाजार में इस तरह का अगर फॉल आ गया तो मैं क्या करूंगा। और उस समय पे उनकी नजर पड़ी एक टर्म्स पे, ऑप्शंस पे। जी हाँ, कॉल और पुट ऑप्शन, नीचे जाए तो पुट ऑप्शन लेने का, ऊपर जाना तो कॉल ऑप्शन लेने का। और इसी को लेके ये ग्रंटल नाम के एक ब्रोकर के साथ काम करने लगे। बाय द वे
हमारी जो इंस्पिरेशनल ट्रेडिंग सीरीज वाली वॉच लिस्ट है, प्लेलिस्ट है, अगर आपने देखी नहीं जाके देखिए, वहाँ पर भी हमने एक और ट्रेडर के बारे में बात करी थी जिसने पूरे यूएस फेड को चकमा दिया था। वो बंदा भी ग्रंटल से ही रिलेटेड था, जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी इंस्पिरेशनल कहानी है वहाँ पे। तो ये व्यक्ति कार्ल आइकन जो रहते हैं वो डिसाइड करते हैं कि यार मैं ऑप्शन सीखूंगा और ऑप्शन से ये करूंगा। और ये वो समय है जब ऑप्शंस में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती थी, काफ़ी स्कैम्स होते थे, काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि मैं लोगों को धोखा नहीं दूंगा, मैं सबसे ऑनेस्ट ब्रोकर बनूंगा। और उन्होंने अपनी एक न्यूज़ लेटर निकाली। न्यूज़ लेटर में वो बताते थे कि भैया आप इस ऑप्शन को खरीदो, उस ऑप्शन को बेचो, इस तरह से। और पहली बार लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे कि जहां आम जनता को हर कोई लूटने आ रहा है, एक व्यक्ति जो ट्रेड भी कर रहा है और साथ में हमको सिखाने आ रहा है कि बॉस यहाँ पर पैसा लगाओ तो पैसा बनेगा, यहाँ पर पैसा लगाओगे तो पैसा नहीं बनेगा। इस तरह से सारी चीज़ें सिखाने भी आ रहा है। बाय द वे, अगर आपको भी ट्रेड करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक्स का लिंक दिया हुआ है, जाके चेकआउट कीजिएगा। जो लोग वहाँ से ज्वाइन करते हैं उनको फ्री ट्रेडिंग सेशन का भी एक्सेस मिलता है, डू चेकआउट। तो इस तरह से इन्होंने डिसाइड किया। अब सीन ये होता है कि इनका धीरे धीरे ग्रो होने लगता है और इसलिए लेट 60s तक जाते हैं। 62 में तो ये काइंड ऑफ जीरो हो गए, लेकिन लेट 60s एंड तक जब पहुंच रहे हैं, जब पूरी दुनिया, पूरी कंट्री ट्रबल में है, रिसेशन में है, ये व्यक्ति साल भर के हर साल 3.5 लाख रुपए कमाने लगे हर महीने। हर महीने 3.5 लाख रुपए ये कमा रहे थे थ्रू द ब्रोकरेज। एंड वीकेंड्स में ये आलीशान अपना पोकर खेलते थे, पोकर से भी और पैसा बनाने लग गए। इन ऑल टिल 1970 की अगर मैं बात करूं तो ये बन चुके थे करोड़पति। जी हाँ, हम 60s के करोड़पति की बात कर रहे हैं। याद रखिए, करोड़पति आज के समय में भी बड़ी चीज होती है, वो उस समय पे हो गए थे। लाइफ एकदम सेट है। अब इस तरह से इनकी कमाई होने लग गई है बिकॉज ये ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं, कॉल बाय कर रहे हैं और सेलिंग नहीं करते थे, बाइंग करते थे, जिसके चक्कर में इनका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस भी बढ़ता गया और देखते ही देखते ये $100 मिलियन के ऊपर निकल गए। कमेंट्स में जरूर बताना $100 मिलियन कितने होते हैं। और ये 1960s की बात है, 60s और 70s की बात है, लेट 60s 70s की बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी के पास $100 मिलियन 1970s में है, आज के हिसाब से पकड़ लो $600 मिलियन है, तो क्या वो सोचेगा कि यार मेरे को और काम करना चाहिए, या वो सोचेगा रिटायर कर ले? जनरल इंसान कहेगा कि यार मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, फिक्स डिपॉजिट कर लूंगा। लेकिन कार्ल आइकन उनमें से नहीं थे। लेजेंड्स की खासियत ही अलग होती है कि वो भीड़ से अलग सोचते हैं, और इस बंदे ने सोचा कि मैं कुछ अलग करूंगा। और उसने एक चीज समझ ली कि भैया दुनिया चलती है दो चीज़ों से, पैसा और पावर। और पैसा और पावर आपको देता है कंट्रोल, और कंट्रोल के लिए ही उन्होंने अपने ब्रोकरेज बिजनेस को और बढ़ाना शुरू किया। आर्बिट्राज की दुनिया में वो उतर गए और पैसा बनाने लग गए। और इतना ही नहीं, अब ये अपना नेक्स्ट प्लान 1972 में लेके आने वाले हैं, और वो ये है कि मैं अपने सारे पैसे लेके अब कॉर्पोरेट हॉस्टाइल टेकओवर्स करूंगा। हॉस्टाइल टेकओवर ये होता है, देखिए 51%, 51% जब तक आपके पास स्टेक रहता है किसी भी कंपनी का, आप उस कंपनी के ओनर रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्टेक कम होता है और किसी और के पास मेजॉरिटी ओनरशिप आ जाती, भले ही उस व्यक्ति ने उस कंपनी को शुरू नहीं किया, वो कहीं ना कहीं कमांड करने लग जाता है। और कार्ल आइकन के दिमाग में यही चीज़ थी कि मैं अब कंट्रोल करूंगा इन सबको, अपने मोहरों पर नचाऊंगा। और ये उनका सबसे बड़ा प्लान होने वाला था, जो उनका पूरे करियर को चेंज करने वाला था। सो इनकी नज़र पड़ी एक छोटी कंपनी जिसका नाम था टैपैम। जी हाँ, टैपैम एक अप्लायंस बनाने वाली कंपनी थी, जैसे आप समझ लो वॉशिंग मशीन और ये सारी चीज़ें। इन्होंने देखा कि ये कंपनी काफ़ी सस्ते पे ट्रेड कर रही है, बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रही है, और धीरे धीरे अपने पैसों से जो इन्होंने आज तक कमाए थे ये इसको एक्यूमुलेट करने लग गए। धीरे धीरे करके ये एक्यूमुलेट तो कर रहे थे। और एक बार इन्होंने उस कंपनी के डायरेक्टर को फ़ोन लगा के ऐसी बात करी कि यार आप अपनी कंपनी के बारे में बताओ, और बिल्कुल ऐसे साउंड कर रहे थे जैसे एकदम विल्ले इंसान है, लुखे इंसान है, ताकि कभी भी इनके मैनेजमेंट को, कंपनी के मैनेजमेंट को भनकता न लगे कि ये धीरे धीरे सीक्रेटली सारे शेयर्स एक्वायर एक ही बंदा कर रही है, अपने अपने अलग अलग अकाउंट से और ये सब करके कर रहे थे। कंपनी के ओनर को लगा अरे यार ये तो नौसिखिया है, ये क्या ही करेगा, चलो ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके ये इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए, और इसके चक्कर में कंपनी के मैनेजमेंट में फ्रस्ट्रेशन होने लग गया कि भैया ये तो हॉस्टाइल टेकओवर कर लेगा। लेकिन कार्ल आइकन की एक खास बात थी, कार्ल आइकन अपने सारे पत्ते एक बार में नहीं खेलते थे। देखिए मैंने बताया था वो पोकर प्लेयर है तो स्मार्टली खेलेंगे, अपने कदम फूक फूक के रखेंगे और 2 कदम आगे की सोचेंगे। तो कार्ल आइकन के दिमाग में एक चीज़ थी कि रुको बेटा, पहले एक काम हो जाए, पहले ये धीरे धीरे करके अपने सारी गलतियां कर दे, उसके बाद हम इधर टेक ओवर कर लेंगे।
तो ये गलती मैनेजमेंट ने कर ली। मैनेजमेंट ने अचानक से बोला, बात करने लग गए ट्रांसफर एजेंट के साथ कि भाई साहब एक पॉइजन पिल करके एक चीज़ होता है, कंसेप्ट होता है, जिसमें कि कंपनी को जैसे ही पता लगता है कि कोई होस्टाइल टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है तो वो ट्रांसफर एजेंट से बात करके कोशिश करते कि किसी तरह से इनकी स्टेक को लिक्विडेट कर दें, किसी तरह से इनको फोर्स करके हटाया जाए। लेकिन कार्ल आइकन तो इसी चीज़ के फिराक में थे कि मैनेजमेंट एक गलती कर दें। कार्ल आइकन ने सारे शेयर होल्डर्स को जाके लेटर लिख दिया और बता दिया कि देखो आपकी कंपनी कितनी डेस्परेट हो रही है, एक बंदे से अपनी कंपनी को नहीं बचा पा रही है, आप ऐसे कंपनी के मैनेजमेंट को कैसे पसंद कर सकते हो, जिसके चक्कर में मैनेजमेंट को निकाला गया। कार्ल आइकन ने फिर उसके बाद कॉर्पोरेट रीडिंग से पूरी कंपनी से डबल पैसे बनाए और निकल गए। उसके बाद 80s में काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट ट्रेडिंग इन्होंने करी। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल था जिसमें कि वो क्या करते थे कि जिस भी कंपनी के पास ढेर सारा पैसा है वो उस पर जाके कॉर्पोरेट ट्रेडिंग करते थे, फिर उनको चमकाते थे कि देखो भैया मैं तुम्हारे पूरे मैनेजमेंट को हटा दूंगा, तुम्हारी मेहनत खराब चले जाएगी, जिसके चक्कर में वो कंपनीज लोन्स लेती थी, लोन्स लेके इनको बेल आउट करती थी कि ले भाई कार्ल आइकन तू पैसा ले। कार्ल आइकन अपने डबल या ट्रिपल पैसा बना के निकल जाता था। इस तरह से वो डरा डरा के, मतलब एक तरीके से आप समझ लो उधर के मनु मानिक है, बस डिफरेंस ये था मनु मानिक शॉर्ट सेल करके पैसा कमाते थे, ये लॉन्ग करके कमा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। ट्विस्ट क्या आता है कि एक एयरलाइंस कंपनी थी TWA करके, हालत खराब थी, गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी थी, और एयरलाइंस हमेशा से एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसको प्रॉफिट बनाने में हमेशा बहुत मुश्किल हुई है। ये केवल मैं US की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडियन कंटेक्स्ट में आप बात करोगे तो काफ़ी सारी एयरलाइंस बंद हो चुकी है इन द पास्ट। तो इनकी नज़र पड़ी और इन्होंने सोचा कि भाई इसको अगर मैं कॉस्ट कटिंग करूँ, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लेबर फोर्स को थोड़ा कम करूँ तो मैं कहीं ना कहीं उसको टर्न अराउंड कर सकता हूँ। और धीरे धीरे करके इन्हें एक्वायर किया, 20% एक्वायर कर लिया। लेकिन इस बार TWA की जो एयरलाइन की मैनेजमेंट कंपनी थी, इनको इनका पूरा इतिहास पता था, तो ये जानते थे कि भैया कार्ल आइकन को अगर मौका दे दिया तो भाई साहब ये परेशान कर देगा। तो इसलिए TWA के मैनेजमेंट ने जाके पहले गवर्नमेंट को बुखार लगाई कि भैया गवर्नमेंट इस चीज़ को आप देख लो, थोड़ा बचा लो। गवर्नमेंट ने सुनी नहीं। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ऑलरेडी परेशान थी कि एयरलाइन इतनी लॉस कर रही है, वो खुद उसका लोड नहीं लेना चाहती थी। वो तो चाहती थी ले ले भाई कार्ल आइकन, तो 20% के तो 40% ले ले, बच जा। फिर पॉलिटिकल प्रेशर लगाया गया, हर तरीके से प्रेशर लगाया, जिसके चक्कर में कार्ल आइकन के पत्ते ढीले पड़ रहे थे। लेकिन कार्ल आइकन ने दूसरा दिमाग लगा लिया। कार्ल आइकन ने बोला गवर्नमेंट और कंपनी अगर एक तरफ है तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? किसी एयरलाइन कंपनी में। और उन्होंने ये निकाल लिया कि भैया सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई है तो वो होती है यहाँ की यूनियंस, जो लेबर यूनियंस होती है। कार्ल आइकन ने जाके वहाँ के लेबर यूनियंस को इतनी अच्छी पट्टी पढ़ा दी, इतनी अच्छी पट्टी पढ़ा दी कि मेरे को अगर तुमने चेयरमैन बना दिया, मेरे को इलेक्ट कर दिया, तुम लोगों ने हड़ताल कर दी कि भैया बनेगा तो बनेगा, हमारा कार्ल आइकन ही बनेगा, इस तरह से अगर कर दिया तो मैं तुम लोगों की किस्मत बदल दूंगा। बस स्टार्टिंग में तुम लोगों को ये बोलना है, क्योंकि हमको शेयर होल्डर्स का सबका समर्थन चाहिए, कि अगर कार्ल आइकन हमारा चीफ मैनेजर बना, हमारा चेयरमैन बना, तो हम लोग हमारी सैलरीज में कट लेने को तैयार हैं। हम लोग 20% हमारे कट हमारे मंथली सैलरी वेजेस ग्रोथ पे लेंगे, जिसके चक्कर में शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे। बिकॉज शेयर होल्डर क्या सोचेंगे, अरे वाह यार, मतलब यहाँ पर बस कार्ल आइकन अगर मैनेजमेंट में आ गया, मतलब लीडर बन गया, तो यहाँ पर जितने लोग हैं वो बोल रहे हैं हम सैलरी कट लेंगे, तो इसका मतलब कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो शेयर होल्डर रेडी हो गए और एज अ रिजल्ट TWA की जो ऑनेस्ट एयरलाइन कंपनी थी उसके चेयरमैन और उनके सारी टीम को निकाला गया। ये आपने देखा होगा, ये वॉल स्ट्रीट मूवी में भी इस तरह का कोई दृश्य दिखाया गया था जो इंस्पायर यहाँ से हुआ था। और इसके बाद कार्ल आइकन आए चेयरमैन। कार्ल आइकन ने कॉस्ट कटिंग करी, बहुत ज़्यादा पैसे इधर उधर बचाए, और जिसके चक्कर में एयरलाइन कंपनी प्रॉफिट में भी आने लग गई, लेकिन उनका पासा पलट गया और उल्टा पड़ने लग गया। उल्टा क्यों पड़ने लग गया? बिकॉज ये अपने प्रॉमिस पे टिके नहीं। इन्होंने वहाँ के लेबरर्स, वहाँ के कर्मचारियों के लिए ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, और जिस चक्कर में सारे लोग हड़ताल करने लग गए, गुस्सा होने लग गए कि भाई हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहा, इतनी कम सैलरी में हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट कार्ल आइकन ने यही सोचा था कि भाई कोई दूसरी कंपनी जो आ जाए, जो मेरा स्टेक लेने को तैयार है, तो मैं 2-3 गुना पैसा बना के निकल जाऊंगा। कुछ 6-7 गुना पैसा कमाया, निकल गए। एज वी स्पीक 1997 में इस कंपनी को भी बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। और इसी चक्कर में, क्योंकि ये बंदा वही बंदा है जो कंपनीज में जाता है, स्टेक लेता है, स्टेक के बाद अपने पैसे बढ़ा लेता है, उसके बाद सेल करके निकल जाता है, जिसके बाद कंपनी पूरी तरीके से टूट जाती है, मतलब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स लेके लॉन्ग टर्म पूरा तबाह करके निकल जाता है। इसी चक्कर में कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग इससे टेंशन में रहते हैं कि यार भाई इस बंदे से तो दूर ही रहना हमारे लिए सही होगा। एंड दैट इज़ द रीज़न माय डियर फ्रेंड्स, क्यों कार्ल आइकन को इतना ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। इस तरह हॉस्टाइल टेक ओवर कर करके ये फोर्ब्स के रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स बन गए, वन ऑफ द रिचेस्ट हेज फंड मैनेजर्स बन गए, वन ऑफ द रिचेस्ट ट्रेडर्स बन गए, और पूरी दुनिया को अपने नक्शे कदमों पे नचाए थे, अनटिल
इनका सबसे बड़ा विरोधी, इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आया, जिसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया। कोविड के क्राइसिस में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी ट्रेडर ने बनाया तो वो वही ट्रेडर है जिसका नाम है बिल एक्मन। जी हाँ, बिल एक्मन के साथ इनकी एक बहुत बड़ी लड़ाई चालू हुई। 8 साल तक कोर्ट के चक्कर लगे थे इस चीज पे। तो सीन ऐसा हुआ था कि बिल एक्मन की नजर पड़ती है एक पर्टिकुलर शेयर। सो हुआ कुछ ऐसा था कि 2003 में बिल एक्मन और आइकन के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट हो गई। एक रियल एस्टेट कंपनी थी, हैलवुड नाम की एक कंपनी थी, एक रियलिटी फर्म थी, जिसपे नजर बिल एक्मन की पहले पड़ गई थी। और ये वही कंपनी थी जिसमें कहीं ना कहीं कार्ल आइकन अपना वापस वही मेजॉरिटी स्टेक लेके आगे डबल ट्रिपल करके बेचना चाहते थे। तो बिकॉज बिल एक्मन ने काफी नीचे के भाव से लेके रखा हुआ था, तो हमारा जो कार्ल आइकन भाई साहब है, तो कार्ल आइकन भाई साहब चाहते थे कि यार तुम ना हमको थोड़ा सस्ते में बेच के निकल जाओ। जिस पे बिल ने सोचा कि यार देखो प्रॉफिट तो मेरा हो रहा है, मैं चाहूँ तो पूरा राइड कर सकता हूँ, बट ठीक है इसको स्टेक उठाने हैं और आइकन भाई के बड़े प्लान हैं। तो एक म्यूचुअल डिस्कशन में ये डिसाइड किया गया कि मैं अभी आपको शेयर बेच रहा हूँ और अगर आप इसको 10% से ज़्यादा के प्रॉफिट पे आगे चल के शेयर जब भी बेचोगे तो उसका एक पोर्शन प्रॉफिट शेयरिंग मेरे साथ करोगे, क्योंकि मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप कमाओ, मैक्सिमम कमाओ, लेकिन एक 10% से अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो थोड़ा सा आप मेरे साथ शेयर करोगे। तो कार्ल आइकन भाई साहब ने बोला ओ ठीक है बिल्कुल, लेकिन ये निकले दगेबाज। ये बढ़िया तगड़ा वाला प्रॉफिट करके निकले और एक ढेला नहीं दिया, जिसके चक्कर में बिल एक्मन का दिमाग खराब। अब कार्ल आइकन भाई साहब को लगा कि जब भी आज तक मेरे खिलाफ कोई भी उठा है उसको तो हम बिठा ही देते, उसकी कंपनी खत्म कर देते हैं, तो बिल्ली भाई क्या चलेंगे। लेकिन उनको नहीं पता था बिल एक्मन कितना अड़ियल है। 8 साल तक केस चला, केस जीत गया बिल एक्मन। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट $4 मिलियन, जो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है बट $4 मिलियन और उसके साथ इंटरेस्ट रेट देना पड़ा कार्ल आइकन को। लेकिन कार्ल आइकन इस बदले की आग को लेके बैठा हुआ था। वो ये मतलब उसने सोच लिया ना कि यार भाई ऐसा कौन हो सकता है जो इंडस्ट्री में आके मुझे हरा सके। तो वो लेके बैठा हुआ था और सही मौके का इस्तेमाल करने के लिए वेट कर रहा था, सही मौके का इंतजार कर रहा था और सही मौका आया। और ये मौका आया हर्बल लाइफ के नाम पे। जी हाँ, हर्बल लाइफ एक कंपनी है जो आप सबको पता है, जो MLM रिलेटेड, ऐसा बोला जाता है, उससे रिलेटेड है। आजकल वैसे भी MLM काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहती है। तो उसमें बिल एक्मन अपने शॉर्ट्स बना रहा था और पब्लिकली हर जगह बोल रहा था कि देखो ये मॉडल पॉन्जी है, ये नहीं टिकेगा, ऐसा ऐसा करके, और पूरे तरीके से अंदर तक शॉर्ट चले गए थे। कार्ल आइकन इसी चीज़ के फिराक में थे, इसी चीज़ का वेट कर रहे थे। एक दूसरे इन्वेस्टर के साथ हाथ मिलाया, बड़े इन्वेस्टर के, हेज फंड मैनेजर के साथ, और ये पॉजिटिव PR करने लग गए हर्बल लाइफ के। हर्बल लाइफ के मैनेजमेंट भी ऑब्वियसली किसका साइड देगा, मिस्टर आइकन का, बिकॉज आइकन इधर सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हर जगह प्रचार करने लग गए और उसके चक्कर में बेचारे बिल एक्मन के शॉर्ट्स अटकने लग गए और उनको भारी नुकसान हुआ। आज तक के इतिहास में कुत्ते बिल्ली जैसे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग किसी भी न्यूज चैनल में फाइट अगर 2 बड़े ट्रेडर्स की हुई है तो वो इन दोनों की हुई है, जो आपको गूगल पे मिल जाएगी अगर आप जाके सर्च करेंगे। लेकिन एंड ऑफ द बैटल अनफॉर्चुनेटली इस बार बिल एक्मन को हारना पड़ा और कार्ल आइकन जीत गए। मतलब कार्ल आइकन सेटल्ड द स्कोर्स कि बेटा तूने मेरे को हराया था, तेरी खैर नहीं, मैं आगे चल के जीतूंगा, और वही चीज हुई। और इसी तरह कार्ल आइकन ने अपने आप को एस्टैब्लिश करके रखा है मार्केट का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स। बट क्या ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, इस चीज से भी कार्ल आइकन निकल सकते हैं? एज ऑफ नाउ व्हेन वी स्पीक स्टिल इनके पास ढेर सारा पैसा है, यॉट है, जेट है, बड़े बड़े बंगले और गाड़ी हैं। लेकिन ये एक ऐसे इंस्पिरेशनल ट्रेडर है जिन्होंने ये दिखाया कि केवल शॉर्ट करके ही बंदा आगे नहीं बढ़ सकता, लॉन्ग कर करके और कंपनीज को एक्वायर कर करके भी, हॉस्टाइल टेक ओवर करके भी एक इंसान आगे बढ़ सकता है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया लाइक शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।